इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम के सीएम के विवादित वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां याचिकाकर्ता के वकील से सीजेआई ने पूछा कि ये केस आपको हाईकोर्ट ले जाने में क्या समस्या है। ये एक नया चलन शुरू हो गया है। चुनाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट सियासी युद्ध का मैदान बन जाता है। ये टिप्पणी कोर्ट की सीजेआई की यहां पर मिली है देखने को। कहा, पूछा है याचिकाकर्ता से कि आप ये केस हाईकोर्ट क्यों नहीं ले गए। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि जब भी चुनाव होता है तो सुप्रीम कोर्ट सियासी युद्ध का मैदान बन जाता है, यानी कि अपने अपने सियासी मकसद के लिए लोग यहां पर केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, और क्या कुछ कहा गया है सीजेआई की ओर से और इस टिप्पणी के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी यही है कि अगर जो कोई मामला है, अगर आपको लगता है गंभीर मामला है, तो राज्यों में जो है वहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं, आप हाई कोर्ट में मामला ले जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो कि वरिष्ठ वकील है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में अगर इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनना चाहता तो किसी और राज्य में क्यों ना भेज दिया जाए। तो अब ऐसे में जो सिंघवी क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मामला है। लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाईकोर्ट है वहां पर भी वरिष्ठ जज होते हैं, वहां पर भी वरिष्ठ वकील होते हैं, तो ऐसे में हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों जरूरी है। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज साफ कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की हर एक घटना पर सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा क्या, ये सवाल पूछा है। अगर हमें किसी मामले में लगेगा कि हाईकोर्ट नहीं सुन सकता है तो हम जरूर सुनवाई करेंगे, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इस सबके बीच में अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ठीक है आसाम हाई कोर्ट नहीं, आपका हमको किसी और हाई कोर्ट में जाने का आदेश दे दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कहा है कि क्यों नहीं आसाम, अगर वहां का मामला है तो आप वहां के हाई कोर्ट और जजों पर जो भरोसा रखिए और वहां पर आप इस याचिका को लेकर जा सकते हैं। जी, असम के सीएम के विवादित वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए, याचिका दाखिल होने पर हाईकोर्ट फिर जल्द सुनवाई करे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हम इस मामले पर कोई राय नहीं दे रहे हैं। निपुण सहगल मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। निपुण, जरा विस्तार से बताएं कि कोर्ट ने क्या कहा और इसके क्या मतलब है। देखिए अपर्णा, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं आज लगी हुई थी सुनवाई के लिए और जिरह करने के लिए भी बड़े बड़े वकील पेश हुए थे। अभिषेक मनु सिंघवी भी आए थे पहली याचिका के लिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो किया वो बहुत कम सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों को स्वीकार कर लेता है या कई बार वकीलों की जिरह को सुनने के बाद वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि ये प्रवृत्ति जो है मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। क्या हाईकोर्ट नहीं है असम में? आप लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आप लोग हाईकोर्ट को कमज़ोर क्यों समझते हैं, कमतर क्यों समझते हैं? वहाँ भी अनुभवी जज हैं, वहाँ भी अच्छे वकील हैं, वो बातों को रख सकते हैं। इस पर एक वकील ने कहा कि हमने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि चिट्ठी लिखना और याचिका दाखिल करना अलग अलग बातें हैं। आप लोगों ने याचिका क्यों नहीं दाखिल की? आप हाईकोर्ट को इतना कमतर क्यों समझते हैं? आप वहाँ जाइए। बाद में वकीलों के रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, हम ये हाईकोर्ट को से अनुरोध कर रहे हैं चीफ जस्टिस से कि अगर याचिका आप लोग दाखिल करते हैं वहाँ पर तो जल्द सुनवाई करें। हम अपनी तरफ से कोई राय इस मामले में नहीं देना चाहते हैं। जी, बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। अभी कुछ और वहां मजदूर फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री का एक हिस्सा जहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे, ऐसी खबर भी मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि आग सबसे पहले उसी हिस्से में लगी जहां पर पटाखे बनाए जा रहे थे। आग पल भर में ही पूरी फैक्ट्री में फैल गई। सभी 8 मजदूरों की जलने से दर्दनाक मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, फायर ब्रिगेड और जो बचाव टीम है वो मौके पर पहुंची। आग लगने की वजह की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने घटना की मजिस्ट्रेटिय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फैक्ट्री बंद थी, लेकिन अगर फैक्ट्री बंद थी तो अंदर मजदूर कैसे काम कर रहे थे, अब पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताते हुए घायलों के जल्द ही
स्वस्थ होने की कामना की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजस्थान के भिवाड़ी की आप देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी फैक्ट्री जो परिसर है वो आग की लपटों में घिरा हुआ है। 8 मजदूर की जलने से दर्दनाक मौत हुई है। कई और मजदूर वहां फंसे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना कैसे हुई, किन कारणों से यहां पर आग लगी, इसकी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरे मामले पर प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है और जो घायल हैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। वहीं दिल्ली के शहजादाबाग की बात करते हैं, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में प्लास्टिक का बैग बनाया जाता था। आग इतनी तेज थी कि पल भर में ही पूरी इमारत को इसने अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग कितनी तेजी से धधक रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। फायर ब्रिगेड की टीम की करीब 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आप यहां बाहर धुआं निकलता हुआ, आग की लपटें निकल रही हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जो इलाका है काफी संकरा यहां पर दिखाई दे रहा है और देखिए किस तरह से जो फाइटर्स हैं वो आग की लपटों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 गाड़ियां यहां पर फायर ब्रिगेड की पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। यूपी के कानपुर की बात करते हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद फ्लैट के रूफटॉप में आग लग गई। इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ये आग रूफटॉप में टीन शेड डालकर रखे गए फर्नीचर में लगी थी, जो तेजी से भड़क गई। ये आप देख रहे हैं यूपी का कानपुर, जहां पर इस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर जो अपार्टमेंट था उसके रूफटॉप पे यहां पर आग लग गई। इस आग को देखने के बाद लोग सहम गए। आग लगने की जानकारी पुलिस को दी गई, फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। पुलिस ने एहतियातन अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को भी बाहर निकाल लिया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। मामला गोविंद नगर इलाके में सामने आया है, जहां के एच ब्लॉक में मौजूद साई विला अपार्टमेंट में यह आग भड़की थी। यूपी के गाजियाबाद में गोदाम में लगी भीषण आग की वजह से लोग खौफजदा हो गए। मामला साहिबाबाद इंडस्ट्रियल इलाके में सामने आया है, जहां पर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में अचानक ही आग के शोले भड़कते हुए दिखे और इसकी वजह से आसपास हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। गोदाम के आसपास मौजूद लोगों ने पहले खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की और फिर फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। गोदाम में लगी आग किस वजह से भड़की, इसका पता नहीं चल पाया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें आप यूपी के गाजियाबाद की देख रहे हैं, जहां पर एक गोदाम में ये भीषण आग लग गई थी। स्पेयर पार्ट्स का ये गोदाम था, जहां पर आग लगी और आग देखते ही देखते पूरे गोदाम को आग की लपटों ने घेर लिया। फिलहाल आग को काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब खबर यूपी के रामपुर से, जहां तेज रफ्तार 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 युवक, एक बच्ची और एक महिला घायल हो गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हादसे के बाद दोनों ही कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ। चारों घायल बेसुध हालत में ओवर ब्रिज पर पड़े हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोग और पुलिस अस्पताल लेकर गई। घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टांडा क्षेत्र के लालपुर ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। गाड़ी को देखकर आप समझ सकते हैं हादसा कितना भयानक रहा होगा। 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। बच्चे भी घायल हुए हैं, एक महिला भी घायल है इस हादसे में और सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ था। तेज रफ्तार में आ रही 2 कारों की आमने सामने की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। सुबह यह हादसा हुआ ओवर ब्रिज पर। अरे बच्चों को ले नहीं आ तो यार ले जाओ।
मुंबई की बात करते हैं, जहां के विद्यासागर इलाके में घायल हुए 33 साल के ध्रुमल पटेल की 10 दिन बाद मौत हो गई। ध्रुमल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर जा रहे थे, तभी उन्हें तेज रफ्तार एसयूवी ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद ध्रुमल को उनकी पत्नी के साथ गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को इलाज के दौरान ध्रुमल ने दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा 5 फरवरी को सोमैया कॉलेज के पास हुआ, जहां एक नाबालिग एसयूवी ड्राइव कर रहा था और उसने ध्रुमल की स्कूटी में टक्कर मार दी। कार नाबालिग के पिता के नाम पर थी, इसलिए पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ ही केस दर्ज किया था। जिस आरोपी नाबालिग ने इस हादसे को अंजाम दिया वो रील बनाने का शौकीन था। इंस्टाग्राम पर उसकी कई रील अपलोडेड हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रील बनाने का शौकीन है आरोपी। उस दिन भी वो एसयूवी चला रहा था, नाबालिग है वो, इसलिए इसके पिता के नाम पर गाड़ी है और पिता के नाम पर ही केस दर्ज किया गया है। पति पत्नी हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए थे। पति ने अब इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पत्नी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बॉलीवुड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में आरोपी शूटर फरार हो गया था। आरोपी शूटर राजस्थान का रहने वाला है, जिसे राजस्थान पुलिस की एसटीएफ यूनिट ने मुंबई पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में अरेस्ट कर लिया है। इस ऑपरेशन में केस से जुड़े कुल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जबकि आज इस केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 11 हो गई है। मामले में शूटर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें शूटर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग कर बाइक से भागता हुआ दिख रहा है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर 1 फरवरी को फायरिंग हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और अब पुलिस ने मामले के शूटर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के सूत्रों की माने तो इस मामले का मास्टरमाइंड शुभम लोडकर है, जो अभी भी फरार है। इसका लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। दिल्ली में आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो रही है। समिट 20 फरवरी तक चलेगा। फ्रांस के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी मंच होगा, जिसमें 15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 40 से ज्यादा सीईओ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समिट के सफल आयोजन के लिए दिल्ली में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हर जिले से करीब 800 पुलिसकर्मियों को यहां ड्यूटी पर लगाया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट में देश और दुनिया के कई प्रमुख और वीवीआईपी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी हर तरफ निगरानी रख रही हैं। एडिशनल सीपी देवेश माला सर है। सर, किस प्रकार की तैयारी फिलहाल दिल्ली में है सुरक्षा को लेकर? कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इवन मंत्रीगण और कई कंपनीज के सीईओ यहाँ पे आएंगे। ये इवेंट लगभग 20 फरवरी तक चलेगा। एनएफ सुरक्षा के इंतजाम, रिहर्सल्स हम कर चुके हैं, पॉइंट वाइज रिहर्सल भी कर चुके हैं, ब्रीफिंग भी कर चुके हैं। इसके अंदर हम दिल्ली पुलिस की तरफ देखें तो सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस मिला के लगभग 20,000 से ज़्यादा की फोर्स यहाँ पे लगाई गई है। सर, सीसीटीवी और एफआरएस कैमरे के साथ एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इस बार किया गया है, क्योंकि कई जगह सीसीटीवी बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। हाँ, निश्चित ही सीसीटीवी एक फोर्स इनेबलर है, वो हेल्प करती है फोर्स को, तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं। और वीडियो एनालिटिक्स और एआई जो है, एफआरएस की टेक्नोलॉजी, वो भी एक हम इस्तेमाल करेंगे और वो एक फोर्स इनेबलर है जो फोर्स को हेल्प करती है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। तो वी विल बी यूजिंग दैट आल्सो। 26 जनवरी पे उनका इस्तेमाल किया था और इस बार भी एआई समिट में उन्हें एनहांस करके हम यूज़ करेंगे। सर, 18-19 बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने वाली है, तो उसके लिए फिलहाल लोगों से क्या कहेंगे और किस तरह से इंतजाम है? 18, 19, 20 तीनों दिन होगी गैदरिंग। 19 तारीख को कुछ सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन होंगे। मेरी सभी से अपील है कि अगर आपके पास 19 का स्पेशल पास है तो आप वो लेके आएँ। अगर आपके पास पास नहीं है 19 का स्पेशल, तो मेटी में जो ऑनलाइन रजिस्टर किया है एआई समिट ऑनलाइन वेबसाइट पे जिसने रजिस्टर किया, उसको ईमेल पे काफ़ी एडवाइजरी मेटी की तरफ से आई है। उन एडवाइजरी को अपने ध्यान से पढ़ें और उन्हीं के हिसाब से आप अपने साथ एक गवर्नमेंट आई कार्ड और जो QR कोड आपको ईमेल पे मिला है वो ईमेल अपने साथ जरूर लेके आएँ। बहुत शुक्रिया आपका निपुण इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजी नगर की, जहां
मुस्लिम मंत्री अब्दुल सत्तार एक मंदिर में दर्शन कर वापस लौटे तो इसके बाद कुछ युवकों ने इस पर आपत्ति जताते हुए मंदिर को गौमूत्र से शुद्ध कराया। मामला महाशिवरात्रि यानी कल का है, जब मंत्री अब्दुल सत्तार मंदिर में दर्शन के लिए रहीमाबाद में मौजूद नागेश्वर मंदिर में गए थे, लेकिन मुस्लिम मंत्री के मंदिर में दर्शन करने को लेकर कुछ युवक नाराज हो गए, जिन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल सत्तार उन लोगों में से एक हैं जो सुबह सुबह नॉनवेज खाते हैं। ऐसे में उनके आने की वजह से मंदिर अशुद्ध हो गया। इसके बाद इन युवकों ने पूरे मंदिर में गौमूत्र का छिड़काव कर उसे शुद्ध किया। कई सारे लोग हैं जो मुस्लिम मंत्री के मंदिर में दर्शन करने पर भड़के हुए नजर आए। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपने मामा के घर आया हुआ था। महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था। बच्चे की मां अपने बच्चों और परिवार के लोगों के साथ मंदिर गई थी। परिवार के लोग मंदिर में चल रही पूजा अर्चना और भंडारे में व्यस्त हो गए। उसी दौरान 3 साल का देवांश अपनी बहन के साथ खेलता खेलता मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में भरे पानी के पास चला गया। वहां डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम है। गांव वालों के मुताबिक पानी भरा रहता है गड्ढे में हमेशा ही। शिकायत भी की गई लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई। ये मासूम 3 साल का देवांश जो अपनी बहन के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते वो पानी से भरे गड्ढे में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। और अब प्राधिकरण पर बड़े सवाल स्थानीय लोग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ हमेशा ही पानी भरा रहता है। कई बार प्राधिकरण को इसकी शिकायत की गई, चिट्ठी भेजी गई, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। आज यूपी के 3 शहरों में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद दीवानी कचहरी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी के मेरठ, आजमगढ़ और लखनऊ में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस की टीम तीनों ही जगह पर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड के साथ पहुंची और दीवानी कचहरी के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी भरा ये ईमेल किसकी ओर से भेजा गया है। वहीं कोर्ट में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलिस के जवानों के साथ बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यूपी के लखनऊ, आजमगढ़ और मेरठ की तस्वीरें, जहां धमकी भरा ईमेल मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 21 साल पुराने मर्डर केस को सुलझाने का दावा किया है। 21 साल पुराने मर्डर केस में पति पत्नी गिरफ्तार किए गए हैं। 2004 में हुई नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये केस 21 साल पुराना था और इस केस में अब पति पत्नी को अरेस्ट किया गया है। 2004 में एक नाबालिग लड़की की हत्या हो गई थी और इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों को बिहार से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला नांगलोई इलाके का है, जिसने उस समय पूरे इलाके को हिला दिया था। पैसा और प्लॉट खरीदने के विवाद में यह हत्या हुई। 14 साल की लड़की को घर में अकेली देखकर सुबह जब उसका भाई लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। पीछे से अंदर जाकर देखा उसकी बहन मृत पड़ी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।